Friends, welcome back to another video. This is the second part of our earlier video. So first part में हमने introduction to accounting, accounting के objective roles and process ये सब चीज़ें समझी थी. एंड सेकंड पार्ट में मैंने जो फर्स्ट वीडियो में बोला था कि हम बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग सेकंड पार्ट में समझेंगे. तो यस, तो मेरा नाम मनोहर वर्मा है एंड जैसा कि आप सबको पता है मैं NCERT मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ इस लेक्चर के लिए. तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एंड फ्रॉम देयर यू कैन एक्सेस द NCERT मटेरियल. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट टर्म इज़ एंटिटी. दिस इज़ वेरी इजी आई थिंक. एंटिटी आप सबको पता होगा कि आप अकाउंट्स किसके लिए बनाते हैं. तो कोई भी एंटिटी होगी उसके लिए आप अकाउंट्स बनाएंगे ना. देयर कुड बी लाइक यहाँ पे ऐसे मेंशन है कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ये अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाते हैं तो उनके अंदर अकाउंटिंग सिस्टम होता है. तो दिस इज़ वेरी सिंपल आई थिंक. देन ट्रांजैक्शन इज़ नथिंग इवेंट वेयर टू पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड. ओके, इवेंट between two or more entities. So first was entity. So अगर दो entities के बीच में कोई भी इवेंट हो रहा है then it is an transaction. It is a transaction. Okay, then it could be a purchase transaction, receipt of money, payment to a creditor. Okay, so दो पार्टीज के बीच में अगर कोई भी इवेंट हो रहा है then it is a transaction. Very simple. Then this one is very interesting. Okay, assets. The most important point जो मुझे लगता है कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ आना चाहिए, तो इस पे हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे कि what are assets. ओके, तो मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज से स्टार्ट करूँगा. जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ कि आप क्या क्या चीज़ें ओन करते हैं. ओके, यू आर अ स्टूडेंट, आपके पास एक बैकपैक होगा, आपके पास बुक्स होंगी, आपकी वाटर बॉटल होगी, आपकी साइकिल होगी, बाइक होगी जो आपकी है, आपके नाम पे है और आप उसका फ़ायदा उठाते हैं. आपकी बुक्स से कोई और पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता. अगर पढ़ता भी है तो क्या वो बुक्स उसकी हो जाती हैं? नहीं. तो इन अ लेमन लैंग्वेज एसेट इज़ समथिंग जो आपका बिजनेस ओन करता है, आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी है. ठीक है, जिससे आपका बिजनेस रन होता है. ओके, मशीनरीज है, मशीनरीज आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी है. ठीक है, उससे आप अपना बिजनेस करते हैं. सो दैट इज़ एन एसेट. अगर कोई बिल्डिंग है तो वो आपके बिजनेस की एक एसेट है. ठीक है, देन कोई भी अदर थिंग, जैसे आपकी बिल्डिंग में फर्नीचर पड़ा है, वो आपके बिजनेस की एसेट है, क्योंकि आपके बिजनेस के पास राइट्स हैं उस एसेट का यूज़ करके अपना बिजनेस करने के लिए. ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट्स हैं उस एसेट का यूज़ करके बिज़नेस करने के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जिससे आप सेल होती है, जिन्हें आप सेल करते हो. ओके, सो यहाँ पे इस डेफिनेशन में क्या लिखा है कि एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज. ठीक है, दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. एसेट्स आर आइटम ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस. मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूज्ड बाय द बिजनेस. Okay, so these are items which are used by the business in its operations. Okay, सिंपल मीनिंग क्या है इसका कि अगर आपका बिजनेस कुछ भी ओन करता है या ऐसी चीज़ें जिनके थ्रू आपका बिजनेस होता है. फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या क्या चाहिए? आपको मशीनरी चाहिए. ठीक है, आपको कॉर्पोरेट ऑफिस में फर्नीचर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, आपको ट्रक्स चाहिए, फैंस चाहिए, लाइट्स चाहिए, कुछ भी चीज़. ऑल ऑफ दीज आर योर एसेट्स. आपका प्रोडक्ट बन जाता है, देन बनने के बाद वो भी आपके एसेट है, क्योंकि अभी के लिए उसको किसके पास उसके राइट्स हैं. ठीक है, यू आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास. सो दैट इज़ ऑल्सो योर एसेट. ठीक है, तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि सुपर बाज़ार ओन्स अ फ्लीट ऑफ ट्रक्स. ओके, वो ट्रक्स ओन करता है बिजनेस विच इज़ यूज फॉर डिलीवरिंग, अपना बिजनेस करने के लिए. मतलब आपका बिजनेस करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रॉपर्टी ओन करती है, दैट इज़ एसेट. आई थिंक मैं आपको ये पॉइंट अच्छे से समझा पाया. एंड देन सेकेंड थिंग इज़ जो एसेट का क्लासिफिकेशन है. ओके,
वो दो टाइप्स में है, टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। ओके, क्लासिफाइड जो होती है एसेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट इज करंट, द सेकंड इज नॉन करंट एसेट्स। तो अब करंट एंड नॉन करंट में आप किस तरीके से बाइफर्केशन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, करंट एसेट्स जो होते हैं वो आपके वो वाले एसेट्स होते हैं जिनका यूज़ आप 12 महीने से कम के लिए करते हैं, फॉर अ वाइल। ऐसे एसेट्स जिनका यूज़ आप 12 महीने से पहले कर लेंगे, ठीक है। सपोज़ इन्वेंट्री आपकी एसेट है, ओके, बट इन्वेंट्री तो आपने बेचने के लिए रखी हुई है अपने बिजनेस में, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा ना कि आप उसको 12 महीने से पहले बेच दोगे, तो इन्वेंट्री इज़ योर करंट एसेट। ओके, देन कैश पड़ा होता है बिजनेस में, तो कैश भी आप बिजनेस में थोड़े उसके लाइक इतना ही होता है ना कि आप फटाफट कैश यूज़ कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आपने कैश रखा हुआ है एंड कैश सर्कुलेट होता रहता है। तो इट मीन्स कैश इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज इज़ अ करंट एसेट, ठीक है। कैश का आपका इन्वेस्टमेंट्स हो गई आपकी, लाइक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर आपने किसी मार्केट में कुछ इन्वेस्ट कर रखा है तो वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसको आप यूज़ कर लोगे बहुत शॉर्ट पीरियड में, तो वो करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं? जो आप 12 महीने से जो आपको हेल्प करेंगे आपका बिजनेस करने में फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 फाइनेंशियल पीरियड, ओके, तो वो आपकी नॉन करंट एसेट्स रहेंगी। फॉर एग्जांपल ट्रक्स का आप आज अपने ट्रक खरीदा, देन यू विल यूज़ दैट ट्रक फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, आप उसको 5 साल 10 साल तक यूज़ करेंगे, देन दैट इज़ अ नॉन करंट एसेट। आपकी मशीनरी, उसको आप 5 साल 10 साल यूज़ करेंगे अपना बिजनेस करने के लिए, दैट इज़ योर नॉन करंट एसेट। ओके, सो द मेन क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का यही है कि अगर आप उसको लेस देन 1 फाइनेंशियल ईयर में आप उसको यूज़ करेंगे, देन इट इज़ अ करंट एसेट। अदर देन वो आपका मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर तक आपको बिजनेस को हेल्प करेगा रन करने के लिए, देन इट इज़ अ नॉन करंट एसेट। ओके, इसको इतना अभी फ़िलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो मेन क्राइटेरिया वॉज द करंट एंड नॉन करंट, एंड आई होप वो आपको समझ आ गया होगा। देन लाइबिलिटीज़, मेनली बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स होती हैं हमारी, ठीक है। एसेट आप समझ चुके हैं, एंड देन लाइबिलिटीज़, व्हाट आर लाइबिलिटीज़? ओके, सो liability is nothing, it is an obligation, like to us, in a simple words, obligation that an enterprise has to pay at some time. Okay, something आपने आज किसी से फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप कहीं बाज़ार में गए, ओके, एंड यू परचेज समथिंग, आपने कुछ परचेज़ किया, आपने सपोज़ यू आर अ स्टूडेंट, मैं बुक्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने बुक्स परचेज़ की, बट आपके पास आज पैसे नहीं थे, ओके, आपने शॉपकीपर को बोला कि यू विल पे हिम द मनी आफ्टर 2 or 3 days। नाउ इट इज़ योर लाइबिलिटी कि आपको वो पे करना है। तो अगर आपके पास एक ऑब्लिगेशन आ गई कि आपको 3 दिन के बाद उस शॉपकीपर को वो पैसे पे करने हैं, तो ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी इज़ नथिंग। लाइबिलिटी आप नॉर्मल लैंग्वेज में वही होता है कि उधारी आपकी, ठीक है, आपने किसी को पैसे देने हैं, अब वो किसी चीज़ के लिए भी हो, ज़रूरी नहीं आपने बुक्स ली हो, आपने कोई और सामान लिया है, आपने उससे कुछ सर्विस ली है, वो आपके घर पे आया, आपका घर डेकोरेट करके गया, दिवाली सीज़न में सफाई करके गया, आपको उसको पैसे देने हैं। मैं जस्ट आपका एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई सर्विसेज लेती है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उसके लिए उसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। तो अगर आप कोई सर्विस ले रहे हैं, देन आप उसको पेमेंट करनी है, आपने अभी नहीं करी तो देन इट इज़ योर लाइबिलिटी, यू विल पे हिम, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिया हुआ है उस एग्जांपल को एक बार रीड कर लेते हैं कि परचेज गुड्स 10,000 ऑन क्रेडिट। सिंपल वही एग्जांपल कि उसने 10,000 के गुड्स क्रेडिट पे परचेज़ किए, ओके, तो वो उसकी लाइबिलिटी है, उसको बाद में पे करने पड़ेंगे, किसको? जिससे गुड्स परचेज़ किए हैं, तो वो अपनी बुक्स में उसको लाइबिलिटी दिखाएगा। सेम एज एसेट्स, लाइबिलिटी भी 2 टाइप्स की होती है, करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ओके। अब करंट एंड नॉन करंट सेम बाइफर्केशन, आपको ये सब अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, आप फ़िलहाल अभी इसी पे ध्यान दीजिए कि करंट और नॉन करंट किस तरीके से बाइफर्केट होती है। वही कि अगर आपकी लाइबिलिटी एक शॉर्ट पीरियड के लिए है, आपको उसको देना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आपने लाइबिलिटी ली और आपने उससे, सामने वाला कहेगा ना कि यार मुझे इतने दिन में पैसे चाहिए, ठीक है, मैं एक साल मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 महीने वेट करूँगा, उससे ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, तो आपकी वो लाइबिलिटी लेस देन 1 फाइनेंशियल ईयर में अराइज़ होने वाली है, ठीक है।
आपको पे आउट उसका करना पड़ेगा, तो वो आपकी नॉन करेंट करंट लाइबिलिटी बनेगी। अगर आपकी कोई ऐसी लाइबिलिटी है, अच्छा आपने किसी से कुछ गुड्स लिया और उसने आपका एग्रीमेंट हो गया कि वो लाइबिलिटी आप उसको 1 साल 2 साल बाद पेमेंट करोगे, ओके, देन इट इज़ योर नॉन करेंट लाइबिलिटी, बिकॉज मोर देन आपको पे कब करनी है आफ्टर 1 फाइनेंशियल पीरियड, ठीक है। सो लाइबिलिटी भी आपको समझ आ गया होगा। नाउ द फिफ्थ इज़ कैपिटल। कैपिटल क्या होता है इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आज कल बहुत सारे IPOs आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे आप सबको मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये पता होगा कि बिज़नेस में स्टार्टिंग में कुछ तो पैसा लगाना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है कि बिज़नेस अपने आप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जब आप सपोज़ कीजिए आपको स्टार्टअप करने वाले हैं और आप सोच रहे हैं यार मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं 1 लाख रुपए लगा के एक रेस्टोरेंट का बिज़नेस स्टार्ट कर लेता हूँ, तो जो आपने उसके अंदर 1 लाख लगाए हैं, बिज़नेस में हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो बिज़नेस होता है, ठीक है, एंड आप उसके ओनर, सपोज़ कीजिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस आजकल के जो भी हमारे रेगुलेशंस हैं, हमारे एक्ट्स हैं, जैसे कंपनीज एक्ट है, अगर आप कोई कंपनी, एक मिनट मैं दोबारा करता हूँ इसमें, सपोज़ कीजिए आपने एक कंपनी खोली, ठीक है, कंपनी ABC, ठीक है। अब इस कंपनी में आपने स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए लगाए, तो हमेशा बिज़नेस में ये माना जाता है कि कंपनी अलग है, आप अलग है, क्योंकि कंपनी को भी एक वर्चुअल इंसान माना जाता है, ठीक है। आप अलग हैं, कंपनी अलग एक इंसान है, ऐसा माना जाता है। तो अब आपने कंपनी को पैसे दिए हैं, तो कंपनी के लिए वो लाइबिलिटी है, वो उसको आपको पे करनी पड़ेगी। बट ये एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, ठीक है। जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उसमें पैसे लगाता है, ठीक है, या बाद में भी पैसे लगाता है, ज़रूरी नहीं आप आज पैसे लगा रहे हैं सिर्फ स्टार्ट करने के टाइम पे, आप ओनर हैं, अब बाद में कुछ और पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, देन इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। बट इस लाइबिलिटी को एक स्पेशल नाम दिया गया है जो कि है कैपिटल। कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म, ठीक है। अब क्या है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा ही दोगे। आपको रेस्टोरेंट स्टार्ट करना था, आपके पास 1 लाख रुपए थे, लेकिन एक और चीज़ हो सकती है, एक और केस हो सकता है, आपको रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास एक बिल्डिंग है, आपके पास बहुत सारे टेबल्स पड़े हैं, आपके पास अच्छा डेकोरेशन का सामान पड़ा है, ठीक है। तो अब आप पैसे तो नहीं लाए बिज़नेस में, लेकिन आप वो सारी चीज़ें लेके आए जिससे बिज़नेस स्टार्ट हो सकता था। तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप कैपिटल कैश में ही लाएँ, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओके एसेट्स ऑल्सो। तो अगर आप कैपिटल कैश में भी ला सकते हैं, एसेट्स में भी ला सकते हैं। एसेट वही था कि वो आपकी एसेट्स थी, आपने उस बिज़नेस को दे दी, ठीक है, तो आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो भी होगी वो बिज़नेस जो कंपनी है वो आपको पे करने की उसकी लाइबिलिटी राइज हो जाएगी, ओके। तो वो अपनी बुक्स में कैसे दिखाएगा कि वो उसको कैपिटल की तरह दिखाएगा कि आपने इतनी कैपिटल दी जो कि कंपनी को आपको देनी है। और कैपिटल हमेशा नॉन करंट होती है। नॉन करंट क्यों होती है? क्योंकि कोई भी ओनर अपने बिज़नेस में पैसा इसलिए नहीं लगाता कि वो उस पैसे को 1 साल के अंदर अंदर वापस ले लेगा। वो इसलिए लगाता है क्योंकि वो इस बिज़नेस को ग्रो करना चाहता है, और वो कभी ऐसा ये सोच के नहीं लगाता कि वो पैसा निकालेगा। वो हमेशा उस बिज़नेस को बड़ा करने के लिए पैसा अपना कैपिटल लगाता है, ओके। देन द नेक्स्ट इज़ सेल्स एंड रेवेन्यू। सबको आपको पता होगा सेल्स क्या होता है, रेवेन्यू। आई डोंट थिंक मुझे ये बताने की ज़रूरत है, बट एक डिफरेंस है जो मेरे को यहाँ पे लगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेल्स क्या है? प्रोवाइडेड टू कस्टमर। अगर आप अपने गुड्स सेल करके कुछ, सपोज़ करो आपकी कंपनी है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो आपकी मेडिसिन बनाती है। अगर आप मेडिसिन को सेल करके जो पैसा आ रहा है, दैट इज़ सेल्स प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स, ठीक है। सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर, गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड, ठीक है, वो है आपकी सेल्स। लेकिन जब हम P&L प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके अंदर हम दिखाते हैं रेवेन्यू, ओके। अब खाली रेवेन्यू इज़ अ ब्रॉडर टर्म, ओके। उसके अंदर क्या आ जाएगा? क्योंकि रेवेन्यू के अंदर आप ज़रूरी नहीं है खाली अपने बिज़नेस में इनकम कमाएंगे खाली प्रोडक्ट बेच के। हो सकता है कि आपके बिज़नेस ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हों,
जिसका इंटरेस्ट मिल रहा हो, आपने कुछ स्क्रैप सेल्स किए हो, कुछ आपके पास ख़राब मटेरियल था आपने वो सेल किया, नॉट टू योर कस्टमर्स, आपने किसी बाहर के वेंडर्स को सेल किया क्योंकि वो कुछ सामान था आपका ख़राब हो गया, आपने किसी कबाड़ी वाले को सेल कर दिया, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उस पर आपको डिविडेंड मिला, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं आपको इंटरेस्ट मिला, आपको डिविडेंड मिला, आपने कोई बिज़नेस डील करवा दी जिस दो डिफरेंट बिजनेस के बीच में, जिससे आपके बिज़नेस को कमीशन मिली, कुछ आपके बिज़नेस के किसी ने कोई प्रॉपर्टी यूज़ करी उससे रॉयल्टी मिली आपके बिज़नेस को, ये सब इंक्लूड होता है तब टोटल जाके बनता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इज़ अ ब्रॉडर टर्म, ठीक है। ये इतना बड़ा पार्ट एक रेवेन्यू है जिसके अंदर ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं और ये है हमारे पास एक सेल, और ये बड़ा सर्कल जो है ये है रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट जिसके अंदर सेल इंक्लूडेड होता है। सेल और रेवेन्यू में डिफरेंस क्या है, बस अगर आप गुड्स और सर्विसेज से जो आपकी इनकम हो रही है, ठीक है, कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करके, गुड्स प्रोवाइड करके, वो आपकी सेल्स है। और रेवेन्यू में सेल्स तो आती है लेकिन बाकी इनकम भी आती है। देन अगेन एक्सपेंडिचर, इसको आप सिंपल इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेंसेस आप जो भी बिज़नेस में एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है, वो आपके हो जाते हैं सैलरीज़, आपकी जो भी वेजेस हो गई, रेंट हो गए, डेप्रिसिएशन अभी आप छोड़ दीजिए, कोई भी लाइट एंड वाटर के बिल हो गए, ये सब आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। देन अगेन परचेज़ ऑफ गुड्स, परचेज़ ऑफ मशीनरी, ये सब एक्सपेंडिचर्स हैं। एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर इतना आपको ध्यान देने की जो सेम ही चीज़ है दोनों, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। जैसा कि मैंने बताया था, कैपिटल क्यों कभी करंट नहीं होती, क्योंकि कैपिटल लंबे टाइम के लिए होती है। इसी तरीके से उसी के बेसिस पे बना है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि अगर आप एक ऐसा खर्चा करते हैं, जैसे आपने एक मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी आपकी कभी आप मशीनरी मतलब ये वो एक साल से ज़्यादा के लिए खरीदेंगे ना, क्योंकि मोस्टली क्या होता है मशीनरीज आपकी कैसी होती है, वो आपकी एक साल से ज़्यादा ही चलती है। अगर आप कोई बड़ी मशीनरी ले रहे हैं तो ऐसा 99.9999% केसेस में होगा कि एक साल से ज़्यादा ही चलेगी मशीनरी। तो उसे हम कहते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि अगर आप कोई ऐसी मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं, कोई ऐसा खर्चा कर रहे हैं जो कि आपका एक साल से ज़्यादा तक आपके बिज़नेस को हेल्प करेगा, क्या करने में, बिज़नेस करने में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा बिज़नेस करने में, ऐसा कोई खर्चा एक साल से ज़्यादा तक आपको, ठीक है, उससे फ़ायदा होगा, तो वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा खर्चा कर रहे हैं जिसका फ़ायदा सिर्फ एक साल तक होगा या एक साल से कम होगा, वो आपका होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों बोला गया है, क्योंकि आपका जो रेवेन्यू होता है वो जनरली हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, वो जनरली एक मतलब एक साल में आप देखते हो एक फाइनेंशियल पीरियड में आपने कितनी रेवेन्यू कमाई और कितना एक्सपेंडिचर किया। तो रेवेन्यू एक पीरियड के लिए होती है और जनरली वन फाइनेंशियल पीरियड में हम उसको अपनी रिपोर्ट्स में लाते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर पीरियड में मैंने कितनी रेवेन्यू जनरेट की, उसी से लिंक करके है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कि ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो आपकी उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हुए हैं, मतलब वो आपको एक साल से ज़्यादा के लिए हेल्प नहीं करेंगे, एक ही साल की रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हेल्प करेंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो वो आपके हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सिंपल बाइफर्केशन, अगर कोई एक्सपेंडिचर आपके ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस करने के लिए हेल्प करता है फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, देन इट वुड बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज इट वुड बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिखा है, विद इन अ ईयर अगर वो एग्जॉस्ट हो जाता है एक्सपेंडिचर, देन इट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू, अदरवाइज प्रॉफिट इज़ अगेन वेरी सिंपल। आपका बिजनेस आप क्यों कर रहे हैं, अल्टीमेट गोल क्या है बिजनेस का, प्रॉफिट। वही है कि आपने कितनी इनकम कमाई, आपने कितना खर्चा किया, टोटल एक्सपेंसेस आपके, चाहे वो, अब यहाँ पे प्रॉफिट में कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नहीं आता, हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको लंबे एक साल से ज़्यादा के लिए हेल्प करेगा। तो इस अभी आप ये कंसेप्ट छोड़ दीजिए, सॉरी फॉर इंक्लूडिंग दिस। अभी ये जो भी आपकी रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से आप जितने भी खर्चे माइनस करेंगे तो वो आपका प्रॉफिट है, बिज़नेस का जो मेन गोल होता है। अब गेन क्या है, गेन
वो होता है कि प्रॉफिट एंड गेन में फ़र्क क्या है। प्रॉफिट आप करते हैं ऐसी एक्टिविटी से जिससे लाइक प्रॉफिट इज़ अ ब्रॉड सेंस, ब्रॉडर एरिया, और गेन एक छोटा एरिया है, ठीक है। गेन वहाँ से होता है अगर आपको किसी ऐसी एक्टिविटी से गेन हो रहा है जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। आप अगर कोई सपोज़ कीजिए आप बुक्स बेचने का काम करते हैं, नोट बुक्स, हाँ बुक्स बेचने का काम करते हैं, और उसके लिए आपने एक वेंडिंग मशीन रखी हुई थी बुक्स के लिए, लेकिन अब वो वेंडिंग मशीन पुरानी हो गई है, ठीक है। अपनी दुकान में बुक वेंडिंग मशीन, ठीक है, वो वेंडिंग मशीन पुरानी हो गई है। तो उस वेंडिंग मशीन को बेच के अगर आपको, अब वो सपोज़ करिए आपके पास 100 रुपये की खरीदी थी आपने, और उसको आपने 200 में बेच दिया, क्योंकि मार्केट में आपने बहुत पहले ली थी और मार्केट में महंगी हो गई है, तो आपको 100 रुपये का फ़ायदा हो गया। लेकिन क्या ये फ़ायदा आपको वो काम करने से हुआ है जो आपका बिज़नेस है? नहीं, आपका बिज़नेस तो किसका है? बुक्स का। लेकिन आपने बेचा क्या है? आपने तो वेंडिंग मशीन बेची है, ठीक है। आपका बुक वेंडिंग मशीन बेचने का बिज़नेस तो नहीं है ना, ठीक है। तो वो वाली जो इनकम आपको जो 100 रुपये एक्स्ट्रा मिले वो आपका गेन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, बिजनेस सच एज इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस, जो आपका बिजनेस नहीं है लेकिन उससे इंसिडेंटल, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि वो वेंडिंग मशीन आपके बिजनेस का ही पार्ट थी ना, आपके बिजनेस ने ही बेची है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ने बेची है, तो वो आपका गेन है, बट दैट इज़ इंसिडेंटल टू योर बिजनेस, ओके। अगर आपका कोई एप्रिसिएशन हो जाता है वैल्यू में एसेट की, वही सेम चीज़ आपके पास कोई लैंड पड़ी थी और उसमें वो पहले आपने 100 रुपये की खरीदी थी और बाद में देखा वो 1 लाख रुपए की हो गई, और बाद में आपने अपने बेची, तो वो आपका गेन है, ठीक है। तो वो आपका इंसिडेंटल टू बिजनेस है। एंड अगेन लॉस क्या है? एक साल में आपने इतना रेवेन्यू कमाया, रेवेन्यू में क्या है? सब कुछ इंक्लूडेड है, सेल्स भी इंक्लूडेड है, अदर इनकम्स भी इंक्लूडेड है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, आपका जो टोटल बिजनेस ने जितना भी कमाया, आपका खर्चा उससे ज़्यादा हो गया, ठीक है। खर्चा आपका उससे ज़्यादा हो गया, आपने ज़्यादा खर्चे कर दिए उसमें अपने इस साल में, तो वो आपका रेवेन्यू है। अब एक चीज़ मतलब इतना ही अभी आपके लिए समझने में इनफ है, इतना आप समझिए। देन डिस्काउंट क्या है? ऑलमोस्ट सबको पता होगा, ऐसा मुझे कुछ स्पेशल बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट इज़ डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। आप जब कोई भी गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो उसके प्राइस में डिडक्शन करते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 तरीके के डिस्काउंट होते हैं। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो कि सब लोगों के लिए इक्वल है। जैसा कि आपको वहाँ पे दुकान पे देखा आपने कि 5% डिस्काउंट चल रहा है, आप गए, आपको भी 5% मिला, आपका फ्रेंड गया, उसको भी 5% मिला, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ये दिल वगैरह कहाँ से बन रहे हैं, 1 सेकेंड। %5 आपके फ्रेंड को भी मिला, आपको भी मिला, और कोई और तीसरा या चौथा इंसान भी आएगा, उसको भी 5% मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट, विच इज़ लाइक फॉर एवरीवन एग्रीड, लिस्ट प्राइस पे होता है। मतलब उसका 100 रुपये का प्राइस था अगर MRP, तो वो उस पर आपको 5% डिस्काउंट सबको मिलेगा जो भी जाएगा, ठीक है। और वो पहले से ही एग्रीड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स इन वन वे ऑफ गिविंग डिस्काउंट, ठीक है। अगर आपको हो गया, जो मतलब आपको अगर मिल गया वो डिस्काउंट, तो वो ट्रेड डिस्काउंट है, जनरली यही होता है। एंड अगर आपने सपोज़ कीजिए आपको गुड्स परचेज़ किया आपने, ठीक है, एंड गुड्स परचेज़ करने के बाद क्या हुआ, उसने बोला कि आपका क्रेडिट पीरियड था 60 दिन का, उसने बोला लेकिन अगर तू मेरे को 30 दिन के अंदर अंदर पैसे देगा तो मैं तेरे को 5% और डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस द डेटर मे बी गिवन सर्टेन डिडक्शन इन अमाउंट ड्यू टू इन केस दे पे द अमाउंट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड और अर्लियर, ठीक है। 60 दिन का उसने टाइम दिया था, उसने कहा अगर 60 दिन में भी देता है या 60 दिन में देगा तो तेरे को 5% मिलेगा, लेकिन 30 दिन में देता है तेरे को 10% मिलेगा। मतलब और बोला
तो देन दैट इज़ अ कैश डिस्काउंट. वाई इट इज़ अ कैश डिस्काउंट? बिकॉज it is given to get the cash earlier prior to the demanded date or at the demanded date, agreed date I would say. तो आपको अगर, क्योंकि उसको कैश मिल रहा है तो वो ही द अदर पार्टी सपोज जिसने आपको सामान बेचा था उसको कैश की ज़रूरत है, कैश इज़ किंग. तो उसने कहा अगर तो मेरे को पहले भी दे देगा ना तो मैं तेरे को वो डिस्काउंट दे दूंगा, लेकिन वो एट द टाइम ऑफ सेल अग्रीड नहीं था. ठीक है, तो अगर वो सेल के टाइम पे अग्रीड होता है देन दैट इज़ अ ट्रेड डिस्काउंट. जब उसने शुरू में सेल की थी कि उसने कहा था मैं 5% अभी तेरे को सेल पे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसने क्रेडिट पे सेल की और फिर उसने कहा यार जल्दी पेमेंट करेगा तो तेरे को 5% और मिलेगा, बात अग्रीड वो भी हो सकता है सेल के टाइम पे, मतलब लिस्ट प्राइस पे जो आपको मिलेगा दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सभी को मिलता है. एंड कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट मिलता है कि अगर आप अर्ली पेमेंट कर देते हो दैन दैट इज़ अ कैश डिस्काउंट. यहाँ पे भी लिखा है कि इंसेंटिव दैट एनकरेजेस प्रॉम्प्ट पेमेंट. ओके, देन वाउचर. वाउचर क्या होता है? ओके, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वाउचर इज़ एन एविडेंस, ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन. आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, आपसे कहते हैं सर आप मुझे सेल का इनवॉइस दे दीजिए, मैंने आपसे गुड्स खरीदा, मुझे बिल चाहिए. आप परचेज़ करते हैं, आप बिल लेके आते हैं. ठीक है, आप अगर दुकान बिजनेसमैन है, आप लोग जो भी कस्टमर आता है उसको बिल देते हैं. आपने किसी से पेमेंट रिसीव करी, एक रिसीट काट के दे देते हैं उसको, सर ये लीजिए मैंने आपसे इतनी पेमेंट रिसीव करी है, ये आप पर्ची रख लीजिए. ठीक है, सो इन लीगल टर्म दीज थिंग्स आर कॉल्ड वाउचर्स. वाउचर्स अलग अलग तरीके के होते हैं. सेल वाउचर, परचेज़ वाउचर. सेल वाउचर सेल करने पे आप देते हैं जिसे हम इनवॉइस बोलते हैं. ठीक है, दूसरी पार्टी के लिए वो परचेज़ वाउचर बन जाता है जो परचेज़ पे मिलता है. ठीक है, इफ़ वी बाय ऑन क्रेडिट वी गेट एन इनवॉइस, व्हेन वी मेक पेमेंट वी गेट अ रिसीट. ओके, वही चीज़ है, वाउचर हो गया. गुड्स. अब यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स वो होते हैं जिसका आप बिज़नेस करते हैं. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एग्जांपल से, यहीं पे एग्जांपल है. ठीक है, इसी से परचेज़ कर देता हूँ. अगर आप फर्नीचर डीलर हैं, ठीक है, और फॉर एग्जांपल यू आर अ फर्नीचर डीलर, परचेज ऑफ अ चेयर एंड टेबल इज टर्म्स एट गुड्स. आप फर्नीचर का कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, आप उसमें वही चेयर्स और टेबल्स परचेज़ कर रहे हैं. ठीक है, वो आपकी गुड्स हैं. अब लेकिन अगर कोई और बिजनेसमैन जो उसका बिज़नेस नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या होगी? एसेट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये टू अंडरस्टैंड. हमारी फर्दर जो भी हम करेंगे अपनी लेक्चर्स में, अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे हम कंसेप्ट्स करेंगे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी चीज़ का बिज़नेस करते हैं और आप वही चीज़ परचेज़ करते हैं देन इट इज़ गुड्स फॉर यू, या उसका रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं. लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं जिसका आप बिज़नेस नहीं कर रहे देन दैट वुड बी एन एसेट फॉर यू और एक्सपेंडिचर. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर फर्नीचर डीलर परचेज़ कर रहा है चेयर्स एंड टेबल्स, क्योंकि वो उसी का बिज़नेस करता है, उसी को उन्हीं चेयर्स एंड टेबल्स को वो आगे बेचेगा. ठीक है, तो उसके लिए गुड्स हैं. लेकिन अगर कोई अदर देन फर्नीचर, जो जिसका फर्नीचर का बिज़नेस नहीं है, सपोज़ कीजिए एक ज्वेलरी शॉप है, ज्वेलरी शॉप के लिए क्या फर्नीचर उसकी गुड्स माने जाएंगे? नहीं, वो उसकी एसेट मानी जाएगी क्योंकि वो उसको ऑन करेगा. तो गुड्स और एसेट में एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस है कि आपको किसको कैसे ट्रीट करना है. ठीक है, गुड्स वो होते हैं जिनका आप बिज़नेस करते हैं, मतलब परचेज़ करते हैं, आपने परचेज़ किया और उसी का आप बिज़नेस कर रहे हैं फर्दर सेलिंग के लिए. ठीक है, यहाँ पे मैं एक मिनट में, फर्दर सेलिंग के लिए आप बिज़नेस करते हैं, फर्दर सेलिंग के लिए परचेज़ करते हैं, तो वो आपके गुड्स हो जाएंगे. और ऑन द अदर हैंड अगर आप उस चीज़ का बिज़नेस नहीं करते तो आप परचेज़ करते हैं, तो आप उस इवेंट को दो ही चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं. या तो वो इवेंट आपका खर्चा होगा जो कि लेस देन 1 ईयर होगा तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, और अगर मोर देन 1 ईयर हुआ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, आपने अगर कोई मशीनरी खरीदी है तो आपकी एसेट हो जाएगी क्योंकि आप वो आपको बिज़नेस में हेल्प कर रही है 1 साल से ज़्यादा. ठीक है, नाउ कितनी टर्म्स बची हैं हमारी?
ज़्यादा नहीं बचा, 5 टर्म्स और बची हैं और 10 मिनट में अगले हो जाएंगे आराम से। ड्राइंग्स। ओके, सो ड्राइंग्स क्या होता है कि आप बिज़नेस में पैसे डालते हैं, कैपिटल डालते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यार आपको बाद में थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप बिज़नेस से थोड़ा पैसा निकाल भी लेते हैं, ठीक है, एज अ प्रॉफिट नहीं, ठीक है, जो प्रॉफिट भी आपका आई थिंक ड्राइंग्स ही माना जाएगा, हाँ, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए, नॉट प्रॉफिट्स जो आपको मैं गलत है, प्रॉफिट इज़ नॉट अ ड्राइंग। तो आपको जैसे आपने फिर पर्सनल पर्पस के लिए आपने आपके गुड्स वहाँ पे गुड्स बने हुए थे, आपका एक बिज़नेस है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स पड़े थे किसी चॉकलेट्स के या डेयरी मिल्क, लाइक सपोज़ कि आप कोई भी चॉकलेट बनाते हैं एंड उस चॉकलेट आपके बिज़नेस में बहुत सारी चॉकलेट्स पड़ी हैं, आपने उसमें से 10-15 पैकेट निकाल लिए, देन दैट इज़ ड्राइंग, बिकॉज वो आपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाला है वहाँ पे, ठीक है। सो आपकी ड्राइंग्स जो है, अब बिकॉज मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे कि एक कंपनी, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि एक बिज़नेस और एक बिज़नेस का ओनर डिफरेंट ट्रीट किए जाते हैं। तो अगर आप बिज़नेस में कुछ देते हैं तो वो बिज़नेस को आपको वापस देना होता है, तो उसकी लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। कैपिटल इज़ ऑल्सो अ लाइबिलिटी, क्योंकि वो बिज़नेस की एक, आज नहीं, बिज़नेस ऐसा मान के चलता है कि वो आपको पे करेगा, लेकिन आज नहीं, बहुत लंबे टाइम के बाद, ठीक है, उसकी कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। इसी तरीके से जब आप कुछ बिज़नेस से निकालते हैं, ठीक है, ड्राइंग्स, आपने बिज़नेस का कुछ सामान ले लिया या, तो वो उसको कहता है कि आपने मुझसे लिया तो आपको भी मुझे देना पड़ेगा, तो वो आपकी जो लाइबिलिटी होती है उसमें से कम कर देता है। तो ड्राइंग्स जो होती है वो इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर देता है, किसकी, ऑफ द ओनर्स। आपने जो पैसे डाले थे बिज़नेस में वो एक तरीके से कम हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके जो आप जितना भी आप बिज़नेस से निकाल चुके हो वो उसको ख़त्म कर देता है, कम कर देता है उतने पैसों से, ठीक है। विड्रॉवल ऑफ मनी गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिज़नेस फॉर पर्सनल यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल यूज़ के लिए। अगर आप बिज़नेस से गुड्स निकाल रहे हो फॉर बिज़नेस पर्पस, देन इट इज़ नॉट अ ड्राइंग, ओके। ओनली फॉर पर्सनल पर्पस अगर आप निकाल रहे हो, देन ओनली इट इज़ ड्राइंग, ओके। अब परचेजेस क्या होते हैं, आप गुड्स परचेज़ करते हो, गुड्स, मैंने दोबारा टर्म को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गुड्स मीन्स कि आप उसी चीज़ का बिज़नेस करते हो, या तो आप उसी को एज इट इज़ बेचते हो या आप उसको कन्वर्ट करके बेचते हो, ठीक है। लाइक आपने रॉ मटेरियल लिया, देन रॉ मटेरियल से आपने उसको कन्वर्ट किया, आपने चॉकलेट के लिए कोई कॉफ़ी वगैरह परचेज़ की एंड देन उस कॉफ़ी को चॉकलेट में कन्वर्ट करके बेचा, तो कॉफ़ी इज़ अ गुड्स फॉर यू, ठीक है, रॉ मटेरियल। तो परचेज़ क्या है, टोटल परचेज ऑफ गुड्स, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स, ठीक है, परचेज बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट, चाहे वो क्रेडिट पे हो चाहे वो कैश में हो, फॉर यूज़ और सेल। यूज़ का मतलब कि आप वो आज आपने परचेज़ किया कॉफ़ी, उससे क्या बनाओगे, चॉकलेट, फिर उसको बेचोगे, तो फॉर यूज़ होगी कॉफ़ी। और अगर आपने डायरेक्ट टेबल और चेयर्स ली थी सेल करने के लिए, टेबल एंड चेयर, ठीक है, देन दैट इज़ अगेन आपका वो जो आपने टेबल एंड चेयर ली थी ना, तो वो टेबल एंड चेयर आपने सेल के लिए ली है, देन दैट इज़ ऑल्सो योर परचेजेस, ठीक है। तो अगेन ये सामने बता रहे हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग एंटरप्राइज है, ट्रेडिंग एंटरप्राइज का क्या काम होता है, वो परचेज़ करती है एंड सेल करती है डायरेक्टली, नो मैन्युफैक्चरिंग, कोई बीच में चेंज नहीं होता गुड्स में। आपने टेबल परचेज़ की जैसे कि जैसे वैसा ही उसको आगे बेच दिया, नो चेंजेस आर मेड, ठीक है। तो परचेजेज आर मेड ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल विद और विदाउट प्रोसेसिंग। कुछ प्रोसेसिंग आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, प्रोसेसिंग आप कर सकते हैं थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रॉ मटेरियल आर परचेज्ड, प्रोसेस फर्दर इनटू फिनिश गुड्स एंड देन सोल्ड, ओके। तो वही है कि कॉफ़ी फॉर यूज़, टेबल एंड चेयर फॉर सेल, बोथ आर परचेजेस। मेन बात क्या थी, चाहे क्रेडिट पे हो चाहे कैश पे हो, तो वो परचेजेस आपकी टोटल मानी जाती है। नाउ स्टॉक, व्हाट इज स्टॉक। अब
परचेजेस आपने कर ली, परचेजेस आपने की जब, ठीक है, अब वो परचेजेस तो हो गई, लेकिन परचेजेस किसकी करते हो आप? स्टॉक की करते हो। ओके, फॉर अ ट्रेडिंग कंसर्न आपने टेबल एंड चेयर्स परचेज किए थे, ये टेबल एंड चेयर्स आपके क्या हैं? स्टॉक हैं। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि गुड्स, इसको हम कहते हैं परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स किन्हें कहते हैं मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जो जिसका आप बिज़नेस करते हैं। और एट द ईयर एंड या फिर कोई भी स्पेसिफिक डेट पे आप इसको बोल देते हैं कि मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा है। स्टॉक मतलब जो आपके बिज़नेस के पास पड़ा है, चाहे वो आप ट्रेडिंग कंसर्न हो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो, आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करते हो, तो आपका जो रॉ मटेरियल है, जैसे आपने कॉफ़ी ख़रीदी, तो एज अ स्पेसिफिक डेट आप उसको बोलोगे कि मेरे पास इतनी कॉफ़ी पड़ी है, दैट इज़ स्टॉक इन हैंड विद मी, ठीक है। जैसे कि बोला क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं उसको, और इन्वेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। इन अ ट्रेडिंग कंसर्न द स्टॉक ऑन हैंड इज़ द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड। तो क्या होता है, आपके अनसोल्ड गुड्स कितने पड़े हैं, अनसोल्ड, मेन पॉइंट। एट द एंड इज़ कॉल्ड क्लोजिंग। और उसी तरीके से अगर एट द स्टार्टिंग फाइनेंशियल पीरियड के कितने पड़े थे, उसे बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। स्टॉक क्या है, आपका जो रॉ मटेरियल है जिससे आप अपना प्रोडक्ट बनाओगे, या अगर ट्रेडिंग कंसर्न हो तो जो आपके पास बेचने के लिए पड़ा हुआ है, ठीक है, एट द एंड। और ओपनिंग, ठीक है, और ऑन एनी पर्टिकुलर डेट, किसी भी डेट पे आपका जो सामान पड़ा है बिज़नेस में, बिज़नेस करने के लिए, वो आपका स्टॉक है। ओके, देन डेटर्स। डेटर्स क्या है, आपने सामान बनाया, देन उसको बेचा, ठीक है। अब उसको बेचने के बाद हो सकता है आपने उधार पे बेचा हो, ठीक है, आपने जिन लोगों से पैसे लेने हैं, डेटर्स आर द पर्सन और द एंटिटीज़ हु ओ टू एन एंटरप्राइज। जो जिन्होंने, वो डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने पैसे देने होते हैं, हु ओ टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स या सर्विसेज ऑन क्रेडिट। पैसे देने हैं तभी, क्योंकि क्रेडिट पे लिए उन्होंने सर्विस या गुड्स, ठीक है। सेम, तो आप किसी भी पर्टिकुलर डेट पे आप देख सकते हो अपने बिज़नेस में कि मेरे कितने डेटर्स हैं, कितने डेटर्स नहीं हैं, तो आप भी किसी के लिए डेटर हो सकते हो। इट मीन्स अगर आप अपना बिज़नेस देखो तो सामने वाला इंसान जो है वो आपका डेटर है, बिकॉज उसने आपको पैसे देने हैं, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आपने किसी से गुड्स परचेज़ किए हैं तो आप उसके डेटर हो, वो अपनी बुक्स में आपको डेटर दिखाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं उसका डेटर हूँ, क्योंकि मैंने उससे क्रेडिट पे परचेज़ किया। ऑन द अदर हैंड सेम क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने पैसे देने होते हैं। बोथ आर सेम, लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लगा के चलो, सपोज़ मेरी ये ABC ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिनट, ये ABC ईज़िली अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये मैंने सेल क्रेडिट पे। अब ये XYZ से मुझे पैसे लेने हैं, XYZ इज़ डेटर ऑफ ABC, ठीक है। XYZ से, क्योंकि मैंने XYZ को सेल की और मुझे इससे पैसे लेने हैं XYZ से, तो ABC का डेटर होगा XYZ, और वहीं पे मैंने YZQ से परचेज़ किया था कुछ ABC ने। अब ABC ने पैसे देने हैं इनको, तो YZQ इज़ क्रेडिटर ऑफ ABC, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा नीचे करके दिख रहा हूँ, तो दोनों चीज़ें आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स करके देखनी पड़ेगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो पार्टी है ये डेटर है, ये जो पार्टी है ये, अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं देन द अदर पार्टी इज़ डेटर फॉर यू। अगर आपने किसी को पैसे देने हैं
देन द अदर पार्टी इज़ क्रेडिटर फॉर यू, आपके लिए वो क्रेडिटर है, ठीक है। क्रेडिटर के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, अपनी बुक्स में लाइबिलिटी खड़ी करते हैं। एंड देन डेटर्स के लिए, क्योंकि उनसे मैंने पैसे लेने हैं तो वो मेरे पैसे हैं, तो उसके लिए मैं एसेट बनाता हूँ बिज़नेस में, ठीक है। तो आई थिंक आप सबको समझ आया होगा अच्छे से, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इफ़ स्टिल देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट एंड आई विल ट्राई। मैं 99.99% उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा टू आपका डाउट लेने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। और बाकी आगे की वीडियोस जैसे अभी कंटिन्यूटी में है वैसी चैप्टर वाइज आती रहेंगी, तो प्लीज़ बी ऑन द चैनल इफ़ यू आर स्टूडेंट हु इज़ इन द क्लास 11th एंड स्टार्टिंग हिज कॉमर्स जर्नी।